हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिएट जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसको हम शॉर्ट में DVA डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी बोलते हैं। तो गाइस 37 टोटल सेक्शंस हैं और इनेक्टमेंट डेट अगर देखें तो 13 सितंबर 2005 है, लेकिन हमें करनी है इन्फोर्समेंट डेट। तो इन्फोर्समेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006, यानी कि तकरीबन 1 साल और 1 महीने बाद ये इन्फोर्स में आया। और 2005 से आप इनेक्टमेंट याद रखना और 6 में से आप इन्फोर्स, क्योंकि इन्फोर्स वाली तो बाद में ही आएगी। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का? देखिए, इस एक्ट का ये ऑब्जेक्ट है कि जो भी वुमेन हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स देता है, उन्हें इन्फोर्स करवाना। ठीक है, उनके जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन guaranteed under the constitution who are victims of violence of any kind। ठीक है, किसी भी हिंसा की वो विक्टिम है तो उन्हें क्या करवाएगा? उनके जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करवाएगा। अकरिंग विद इन द फैमिली एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। मैं आपको एक पहले बात बता दूं, जो ये एक्ट है आप इसे मैरिज से ही रिलेट मत कीजिएगा कि मैरिज में जो हस्बैंड है वो उसे अगर मारता पीटता है, फिजिकली मेंटली अब्यूज़ करता है तो उस पे ही केस होता है। नहीं, ये हर तरह की सिचुएशन में होगा, यानी कि हस्बैंड के साथ भी, और जो अगर वो मैरिड नहीं है तो या उसके फादर या उसके ब्रदर उसके साथ करते हैं तो वो ये सभी से डील करेगा। डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वैसे थोड़ा सा माइंड में अगर ये ना रहे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब हम सुनते हैं तो हमें याद आता है इंडियन पिनल कोड का 498A, तो है उससे रिलेटेड ये, लेकिन ये थोड़ा वाइड है उस सेक्शन से IPC के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट का नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सेकंड में है होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, और इन्फोर्समेंट डेट जब भी नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है? 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 2, इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशंस। एक क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में। ठीक है, प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीव्ड पर्सन है ए में डिफाइंड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्रीव्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे वो विक्टिम ही है जो हम ऑब्जेक्ट में पढ़ के आए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ए से एग्रीव्ड, ये क्रोनोलॉजी में चलेंगे ABCD में, तो ए से यहाँ पे एग्रीव्ड है। तो ये एक्ट किसके लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे कौन होगा एग्रीव्ड? वुमेन होगी। दो चीज़ें हैं, हु इज और हैज़ बीन, यानी कि या तो अब है या रह चुकी है। ठीक है, क्या? डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोडेंट। जो रेस्पोडेंट है, दूसरी पार्टी है जो एक्यूज्ड है, जो उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी या है। ठीक है, एंड तो 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ वुमेन, डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोडेंट, हैज़ बीन और इज़, यानी कि रह चुकी है या अब है। और तीसरी चीज़ है कि डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है कौन? रेस्पोडेंट। ठीक है, तो ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स बन जाएंगे एग्रीव्ड पर्सन के, वुमेन, डोमेस्टिक रिलेशनशिप और डोमेस्टिक वायलेंस बाय रेस्पोडेंट। ओके, उसके बाद है बी में चाइल्ड। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आपको बता दूं आगे डिफाइंड है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह नहीं बताया है। आगे जब आप करेंगे तो F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइंड है, मैं आपको वहाँ क्लियर करूँगी। बी में चाइल्ड है, तो 18 साल से कम का बच्चा जो होगा उसे
18 साल से कम का जो पर्सन होगा उसे चाइल्ड माना जाएगा। और ये इंक्लूड क्या क्या करेगा, अडॉप्टेड भी, यानी कि कोई अडॉप्ट लिया गया है वो भी, स्टेप भी और फॉस्टर भी। तो काफ़ी ब्रॉड कर दी है, तीनों ही इंक्लूड कर दिए हैं चाइल्ड में। तो दो कंडीशन है, 18 साल से कम एंड लिखा है, इंक्लूड करता है अडॉप्टेड, स्टेप और फॉस्टर। सी में है कंपनसेशन, सी से कंपनसेशन याद रख लेना, ठीक है। कंपनसेशन में जो सेक्शन 22 में जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो होंगे कंपनसेशन ऑर्डर, सेक्शन 22 में ही हम करेंगे, 22 में। फिर डी में है कस्टडी ऑर्डर, ये सेक्शन 21 में जो ऑर्डर दिए जाएंगे उनकी बात करता है। तो ये डिफाइन नहीं किया गया है, केवल ये बताया है कि इस एक्ट में जो कंपनसेशन और कस्टडी ऑर्डर हैं वो सेक्शन 22 और 21 में जो दिए गए हैं उनका वही मतलब होगा। ई में बात करता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट, मान लो आपने एग्रीव्ड पर्सन ने कंप्लेंट फाइल की है, किस चीज़ की, डोमेस्टिक वायलेंस की, उसको एक रिपोर्ट में प्रिपेयर करना, उसी को डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहा जाएगा। रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई तक। उसके बाद एफ में मैंने आपको बताया था कि जब हमने ए किया था एग्रीव्ड की डोमेस्टिक रिलेशनशिप का वर्ड यूज हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट मार्क करना एफ पे भी। क्या होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, देखिए, ऐसा रिलेशनशिप दो पर्सन्स के बीच में, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप दो पर्सन के बीच में जो रहते हैं या रह चुके हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रह चुके हैं या अभी रह रहे हैं या रह रहे थे, उन्होंने हाउस होल्ड शेयर, एक ही घर में रहे थे, ठीक है। डोमेस्टिक थोड़ा सा रिलेट कर लेना, शेयर्ड हाउस होल्ड था, और वो कंसेग्न्यूटी, मैरिज या थ्रू अ रिलेशन, ये बाद में आएगा, पहले आप ये करना, तीन चीज़ें ली हैं, ठीक है। दो में आप बांटना, पहले आप करना लिव टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे रहे हैं, कहाँ पे, यानी कि घर में इकट्ठे रहे हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरी चीज़ आप करोगे रिलेशन, उनका रिलेशन क्या होगा, यानी कि चलो इकट्ठे तो रह रहे हैं, पहले पॉइंट में बात कर दिया, लेकिन कैसे इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रहने का कोई रीज़न होगा, तो क्या रीज़न होगा, सबसे पहला रीज़न है कंसेग्निटी। देखो कंसेग्निटी होता है बाय रिलेशनशिप थ्रू ब्लड, यानी कि ब्लड से रिलेशनशिप है और तभी तो आप इकट्ठे रह रहे हैं, यानी कि आप किसके साथ इकट्ठे रहते हैं, अपने फादर, या ज्वाइंट फैमिली है तो चाचा और ताऊ जो होते हैं उनके साथ, ठीक है, और भाई, आपका भाई हो गया वो, तो ये सभी जो हैं इसमें आएंगे, ठीक है। दूसरा मैरिज, कब आप साथ रहते हैं, जब आपकी शादी हो चुकी है, किसके साथ, हस्बैंड के साथ आप इकट्ठे रहते हैं। तीसरी चीज़ है थ्रू रिलेशनशिप, अब ये बांटा है चार कैटेगरी में, ठीक है। रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ द मैरिज, क्या मतलब हुआ, मैरिज तो हो गया था, फिर नेचर ऑफ मैरिज क्या, तो यहाँ है लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक है। लिव इन अगर पार्टनर रह रहे हैं तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा DVA में, इस एक्ट में। दूसरा है अडॉप्शन, आपको अडॉप्ट कर लिया गया तब आप शेयर करते हो हाउस होल्ड, ठीक है। या फिर और आर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ ज्वाइंट फैमिली, या ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो वहां पे तो जिस हिसाब से आपकी ज्वाइंट फैमिली होगी उसमें सभी मेंबर, वो सभी जो है उनके साथ आप रहते हो, तो आप क्या शेयर करोगे अपना उनके साथ रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं, साथ रहने का, और दूसरा है रिलेशन, किस रिलेशन से, कंसेग्निटी मैंने बताया बाय ब्लड, फिर दूसरा मैरिज, और तीसरा है थ्रू रिलेशनशिप, नेचर ऑफ मैरिज यानी कि लिव इन, अडॉप्शन और फैमिली मेंबर, ये 3 हैं, ठीक है। और रिलेशन भी 1 2 3 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है।
जी में बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो वही मतलब होगा जो सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होगा। ठीक है, डॉरी डॉरी वही होगी जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में पड़ा है, तो वही मतलब यहाँ पे होगा। आई में है मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है, सीआरपीसी के तहत। और ये कहाँ के एरिया के होंगे? 3 एरिया हो सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन जहाँ रहता है यानी कि वो वुमेन, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट ही वुमेन के लिए है, ये बात ध्यान रखना। इसमें मेल नहीं आएगा, यानी कि मेल के साथ अगर कुछ वायलेंस होती है तो इस एक्ट में वो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ए में एग्रीव्ड पढ़ा, मीन्स एनी वुमेन। अब हम सोच सकते हैं कि वुमेन के लिए है तो आर्टिकल 14 तो नहीं आ जाएगा इसमें, क्योंकि इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, तो ये तो मेल और फीमेल दोनों के लिए होना चाहिए था। तो उसकी प्रोटेक्शन में आएगा 15 का 3 की वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल जो है प्रोविजंस बना सकते हैं। आर्टिकल तो फंडामेंटल राइट में ही है ये, तो इसीलिए ये एक्ट स्पेशली वुमेन के लिए है। ऐसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को ज़रूर अपने माइंड में क्लियर रखना कि क्यों है एक्ट, वुमेन ही क्यों लिखा, मैन क्यों लिखा, क्योंकि भाई 15(3) में प्रोटेक्शन दी जाती है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न चिल्ड्रन और वुमेन के लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेल अगर वायलेंस सफ़र कर रहा है यहाँ पे वो नहीं आ सकता है, ओनली वुमेन। तो एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड्स यानी कि वुमेन जहाँ पे रह रही है, या फिर रेस्पोडेंट रिसाइड्स यानी कि दूसरी जो रेस्पोडेंट है वो रहता है। ठीक है, थर्ड है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो। तो तीनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि और लिखा है बेरेक्ट में, तो तीनों का क्या होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो आ जाएगा मैजिस्ट्रेट में। मैजिस्ट्रेट कहाँ डिफाइंड है? आई में। ओके, उसके बाद है मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, जे में, जे में क्या है? मेडिकल फैसिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि क्या है मेडिकल फैसिलिटी, वही होगा। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मॉनिटरी रिलीफ क्या है? कंपनसेशन जो मैजिस्ट्रेट कहेगा रेस्पोडेंट को कि भाई इसको एग्रीव्ड पर्सन को इतनी ये सफ़र किया है इसने, आप कंपनसेशन देंगे। एप्लीकेशन की हियरिंग है तो कोई भी स्टेज पे हो सकती है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि मॉनिटरी रिलीफ क्या केस ख़त्म होने के बाद या फिर बीच में दिया जाएगा, तो आप करेंगे कि किसी भी स्टेज पे हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, किसी भी स्टेज पे ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन इस रिलीफ इस एक्ट में जो एप्लीकेशन डाली गई है उसकी हियरिंग पे हो सकती है। टू मीट द एक्सपेंस एंड इनकर्ड एंड लॉसेस सफर्ड बाय वुमेन एग्रीव्ड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि एक्ट उसके लिए है। उसके बाद आता है एल में नोटिफिकेशन। सिंपल है, ऑफिशियल गजट में जैसे नोटिफाई किया जाएगा उसे नोटिफिकेशन बोला जाएगा। एम में है प्रिस्क्राइब्ड, तो रूल से जो प्रिस्क्राइब्ड है, सिंपल। एन में प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 8 के 1 में जो अपॉइंट किया गया है वही है एन के पी में। और ओ में है प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो 18 में जो ऑर्डर दिया गया है सेक्शन 18 के ऑर्डर में वही होगा क्या? प्रोटेक्शन ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर 19 के जो 1 में ऑर्डर दिया गया है वो होगा रेसिडेंस ऑर्डर। सिंपल है। अब आ जाता है मेन मुद्दा, क्यों एग्रीव्ड, डोमेस्टिक रिलेशनशिप और रेस्पोडेंट। इस डेफिनेशंस में सबसे ज़्यादा तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा अच्छी तरह कीजिएगा। रेस्पोडेंट है एडल्ट मेल पर्सन, यानी कि औरत क्या औरत के खिलाफ नहीं कर सकती, इस हिसाब से तो यही है। रेस्पोडेंट कौन हुआ? एडल्ट मेल पर्सन हु इज और हैज़ बीन, यानी कि है या रह चुका है डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद एग्रीव्ड वुमेन
एंड अगेंस्ट हुम द एग्रीव्ड पर्सन रिलीफ चाहता है, यानी कि वुमेन उस रेस्पोंडेंट के खिलाफ रिलीफ चाहती है, प्रोवाइडेड दैट एन एग्रीव्ड वाइफ और फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ अ मैरिज में ऑल्सो बी फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट। देखो मैं आपको ये बता देती हूँ क्यों, लेकिन क्या है कि एक केस है, ठीक है, उसके बाद इस क्यों यानी कि रेस्पोंडेंट को थोड़ा चेंज किया गया है, ठीक है, कुछ वर्ड्स डिलीट किए गए हैं, तो हमें दोनों चीज़ पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको केस भी बताऊंगी क्या डिलीट किया है वो भी। पहले आप ये समझ लो कि ये किसके खिलाफ होगा, एडल्ट मेल पर्सन और डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद एग्रीव्ड। और प्रोवाइजो कहता है कि एग्रीव्ड वाइफ है या फीमेल है, वो कंप्लेंट इस एक्ट में जो हस्बैंड का रिलेटिव है उसके खिलाफ कर सकती है या मेल पार्टनर, यानी कि फीमेल के खिलाफ नहीं करेगी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब देखो ये केस समझना, ये देखिएगा, हीरल पी हरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम पी हरसोरा एंड अदर्स 2016 सुप्रीम कोर्ट। इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। बेंच थी कुरियन जोसेफ एंड रोहिंटन फली नरीमन की, ठीक है, 2016 का केस है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या हुआ था। जो ये कुसुम है ये इसका ब्रदर था, और ये अदर्स है तो पूरे और भी काफ़ी लोगों के खिलाफ किया था। कुसुम ने अपनी मम्मी के साथ मिलकर, यानी कि इसकी भी मम्मी हुई, कुसुम ने अपनी मम्मी के साथ मिलके जो है डोमेस्टिक ऐसे कि जो है वायलेंस हो रही है हमारे खिलाफ वो किया था, अपनी भाभी के खिलाफ, भाई के खिलाफ, अपनी 2 और बहनों के खिलाफ। ठीक है, तो अब वो आ गई इस एक्ट में, कौन, कुसुम और उसकी मम्मी, पुष्पलता आई थिंक उसका नाम था, ठीक है, दोनों आ गई। अब उन्होंने उस एफआईआर में क्या किया, भाई के साथ साथ अपनी बहनें और भाभी का नाम भी लिख दिया था। अब आई बात यहाँ पे एक्ट में कि कोर्ट बोला कि भाई आप ऐसे फीमेल का नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों जो है उसमें रेस्पोंडेंट केवल मेल पर्सन होना चाहिए। तो कुसुम ने कहा, जो उनके लॉयर थे उन्होंने बोला कि 2 क्यू में जो एडल्ट मेल लिखा है वो आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है। और वही फिर 2 इसका जो प्रोवाइजो है 2 क्यू का, यानी कि एग्रीव्ड वाइफ और फीमेल में आल्सो फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट रिलेटिव मेल पार्टनर, ये भी जो है वॉयलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये 2016 में आया उन्होंने माना, ठीक है, कि हाँ ये वॉयलेट करता है, और लैंडमार्क जजमेंट है, ध्यान रखिएगा, पीटी में भी पूछ सकते हैं, अपनी जो आप केस कॉपी बनाते हैं उसमें ये लिख लेना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इसको डिलीट कर दिया, क्या, अब एडल्ट मेल को डिलीट कर दिया और पूरा प्रोवाइजो डिलीट कर दिया। अब सीधा है एनी पर्सन हु इज और हैज़ बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। तो ये बात हो गई क्योंकि दोनों चीज़ें कर ली हमने। आर में है सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या है, जो भी सेक्शन 10 के 1 में जो एंटिटी रजिस्टर्ड की गई है वो सर्विस प्रोवाइडर है। एस में क्या है, शेयर्ड हाउस होल्ड, यानी कि जहाँ पे ऐसा हाउस होल्ड जहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन रहा है किसी स्टेज पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप आइदर सिंगली और अलोंग विद द रेस्पोंडेंट एंड इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड वेदर ओन्ड और टेनेंटेड आइदर, यानी कि सिंपली इसमें शेयर्ड हाउस होल्ड में कुछ नहीं है, ये बात की गई है एग्रीव्ड जो है रेस्पोंडेंट के साथ वहाँ रही है, ठीक है। एग्रीव्ड और रेस्पोंडेंट जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, या तो उनका खुद का घर था या उन्होंने किराए पे लिया हुआ था, उसमें सब आ गए, या तो अपने फादर ब्रदर के साथ रह रही थी, जॉइंट फैमिली में थी, या फिर अपने हस्बैंड के साथ, ये सब कुछ आ गया। सिंपली है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 मैंने जो मेन बताए हैं उनको याद रखना, बाकियों को रिवाइज करो तब एक बार देख लेना। शेल्टर होम है टी में,
तो स्टेट गवर्नमेंट जो बताएगी कि कौन कौन से शेल्टर होम होंगे वही होंगे। सेक्शन 3 है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या कह रहा है देखो सेक्शन 3, डोमेस्टिक वायलेंस आखिर है क्या, उसे बता रहा है। तो कोई एक्ट, ओमिशन यानी कि कोई काम करना, ओमिट करना यानी कि आपको करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हो, कमीशन या फिर कोई कंडक्ट। अब उसके बाद है ABCD, ठीक है। क्या पहला कहता है कि हार्म या इंजूर करना, हेल्थ, सेफ्टी, लिम्ब, लाइफ और वेलबींग जो है मेंटली, फिजिकली जो एग्रीव्ड पर्सन की, यानी कि उसकी जो सेहत है उसको खतरे में डाला जा रहा है, उसे हानि पहुंचाई जा रही है, जिसके अंदर फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, सेक्सुअल भी, वर्बल भी, इमोशनल भी, इकोनॉमिक भी। ये 5 तरह के अब्यूज़ हैं, इन पे लिख लेना एक्सप्लेनेशन 1, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 में ये 5 अब्यूज़ को डिफाइन किया है कि ये होते क्या हैं। तो ये 5 तरह के अब्यूज़ हैं, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक, ये हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ देंगे, ठीक है। उसके बाद है बी में बात करता है कि टू मीट अनलॉफुली यानी कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ठीक है। ए में आ गया उसकी जान से खिलवाड़ यानी कि उसको, उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, ये सब आ गया। बी में है उसे हरास करना, हार्म करना, डोमेस्टिक वायलेंस में तो वही आ गया, लेकिन क्यों कि भाई उनको डॉरी चाहिए, किन्हें, रेस्पोडेंट को, ठीक है। डॉरी चाहिए या कोई प्रॉपर्टी चाहिए या वैल्यूएबल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। और लिखा है यानी कि ABCD में से कोई सा भी हो सकता है। सी में है थ्रेटनिंग, धमकी देना, किस चीज की, पहली और दूसरी की, धमकी देना इन दोनों की। कैसे धमकी देना, भाई तेरे को मार देंगे, ठीक है, तेरा हाथ पैर काट देंगे, तेरे को जला देंगे, तो तू, ये क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जो भी वो उनकी डिमांड है, ठीक है। बी, तेरे को जान से मार देंगे और तूने अगर हमें प्रॉपर्टी वगैरह ये डॉरी वगैरह नहीं दी तो। सी में ये आ गया, AB से रिलेटेड है। डी में क्या है देखो, डी में बात कर रहा है अदरवाइज इंज्योर्स यानी कि और किसी भी तरह का, यानी कि ABC में जो नहीं आया, और किसी तरह का अगर उसे हार्म पहुंचाते हैं या तो फिजिकली या मेंटली, तो वो डी में आ जाएगा, यानी कि रेसिड्री सब सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 में मैंने आपको पहले बताया था कि अब्यूज़ को हम लेंगे, तो फिजिकल अब्यूज़ को हम पहले लेते हैं फर्स्ट में। फिजिकल अब्यूज़ है कोई एक्ट या कंडक्ट जिससे बॉडीली पेन, हार्म, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, हेल्थ हो रहा है, वो होता है फिजिकल अब्यूज़, यानी कि शरीर पे कोई हानि पहुंचाना, क्या हो गया, फिजिकल अब्यूज़, ठीक है। असॉल्ट हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया या फोर्स यूज़ करना। सेक्सुअल अब्यूज़ क्या हुआ, कोई सेक्सुअल नेचर के कंडक्ट में उसे अब्यूज़ करना, ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना या उसकी डिग्निटी को वायलेट करना, ये क्या हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़। थर्ड हो गया वर्बल, ठीक है, यहाँ पे दोनों को ले लिया है, मैंने आपको 5 तरह के बताए थे, तो थर्ड में 2 पॉइंट ले लिए हैं, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। कैसे, इंसल्ट करना, सबके सामने उसका मजाक उड़ाना और कहना कि या तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, जैसे लेडी का कहीं पे पब्लिकली मजाक उड़ा देना, अरे ये तो कुछ नहीं, इसको तो बच्चे भी नहीं होते, ये सब बोलना, कितनी गंदी बात है, आप सोच के देखिए। इंसल्ट करना, रिडिक्यूल, उसका मजाक उड़ाना, या फिर चाइल्ड के ऊपर या फिर मेल चाइल्ड कि इसको तो सारी लड़कियां ही हो रही हैं, मेल चाइल्ड नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, आप नहीं कह सकते और ये कहना भी नहीं चाहिए। मतलब आजकल के ज़माने में इस तरह की बातें, मतलब गाइज दुख होता है ऐसा मुझे सुनकर भी कि इस तरह से लोग किसी का मजाक या फिर बातें भी करते हैं, इनफैक्ट मतलब अपने दिमाग में भी लाते हैं, बल्कि मेल से तो फीमेल ही चाइल्ड बहुत अच्छी होती हैं, है ना। और लेकिन
चूंकि ये एक्ट है, इसमें हम समझा रहे हैं, तो हमने इस तरह से ही समझना है कि या तो दोनों चीज़ें आई, या तो बच्चे ना होने की वजह से उसका मजाक उड़ाना, या अगर वो फीमेल चाइल्ड हैं उसके तो मेल चाइल्ड ना होने का मजाक उड़ाना। ठीक है। बी में है धमकी देना, जिसमें एग्रीव्ड पर्सन इंटरेस्टेड है उसके बारे में धमकी देना कि भैया उसे हम पेन पहुंचाएंगे। यानी कि मान लो लड़की के माँ बाप हैं, ठीक है, या फिर उसकी बहन है, या कुछ भी जिसमें उसको इंटरेस्ट है। ठीक है। इकोनॉमिक अब्यूज़ क्या होता है, अब देखिए, यानी कि उसको जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उनसे दूर ले जाना। ठीक है। खाना वगैरह नहीं देना, पैसे नहीं देना, उसकी जो नेसेसिटी हैं उनको नहीं देना, और जो उसका स्त्री धन है वो नहीं देना। ये सभी जो हैं किस में आएंगे, इकोनॉमिक अब्यूज़ में। प्रोहिबिट करना कि वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ ना कर पाए, ये सभी आ जाता है इकोनॉमिक अब्यूज़ में। एक्सप्लेनेशन 2 है, फिर ये कहती है क्या एक्ट, ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट, 4 वर्ड हैं, एक्ट, ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट रेस्पोंडेंट के डोमेस्टिक वायलेंस कंस्टिट्यूट करेंगे। तो ये हर केस टू केस डिपेंड करेगा, हर केस के फैक्ट सर्कमस्टेंस अलग होते हैं, तो अब हर घर की अलग कहानी होती है। ठीक है। तो ये पर केस देखना पड़ेगा कि क्या एक्ट, ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। सेक्शन 4 है फिर इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। 2 चीजें हैं तो 2 ही इसके सबसेक्शन हैं। पहले में कहता है कोई पर्सन जो बिलीव करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या हो रहा था या होने वाला है, हैज़ बीन, इज बीइंग, लाइकली, तीनों चीज़ें हो गई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की, तो वो इंफॉर्मेशन किसको देगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। ध्यान रखना, एनी पर्सन जो बिलीव करता है डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, तो इंफॉर्मेशन देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को। सेकंड में कहता है कि जो इंफॉर्मेशन देने आया है अच्छी फेथ में, तो उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, यानी कि उसके खिलाफ आप कुछ भी लाइबिलिटी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि नहीं तो फिर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा, है ना। सेक्शन 4 हो गया है 5। सेक्शन 5 देखिए क्या कह रहा है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है। सिंपली मैं एक चार्ट से समझा देती हूँ, पूरे सेक्शन में यही है। पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मैजिस्ट्रेट को मिलती है कंप्लेंट, या वो वहां पे प्रेजेंट हैं। 2 चीजें हैं, या तो उन्हें किसी के थ्रू कंप्लेंट मिली है या वो वहीं पे थे, तो वो चारों इन्फॉर्म करेंगे किसे, उस वुमेन को, एग्रीव्ड को। 5 चीजें, पहली कि भाई आप एप्लीकेशन, आपको बनाने का हक है, यहाँ पे आप डीवीए में एप्लीकेशन बना सकते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर की जो अवेलेबिलिटी है वो उसे बताएगा, और बताएगा कि आपके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अवेलेबल हैं, और डी में बताएंगे कि आपको लीगल सर्विसेज भी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, और 5वें में कि आप 498 ऑफ आईपीसी में भी जा सकती हैं। ठीक है। तो ये पूरे सेक्शन में मेनली यही बातें हैं। ये 4 बंदे, इनको कहाँ कहाँ से रिसीव हुआ, और एग्रीव्ड को ये 5 चीज़ें बताना। क्या क्या, एप्लीकेशन की कि आप कीजिए एप्लीकेशन इस एक्ट में, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, लीगल सर्विसेज एंड 498A, एक एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया है। सेक्शन 6 है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर्स होम। एग्रीव्ड पर्सन है, सपोज उसे घर से निकाल दिया है, ठीक है, या तो वो खुद या प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे 3 पर्सन हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं शेल्टर के लिए कि इस एग्रीव्ड को जो है यहाँ पे रखा जाए, शेल्टर होम के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो या तो एग्रीव्ड खुद चला जाए, या प्रोटेक्शन ऑफिसर, या सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। सेक्शन 7 में है मेडिकल फैसिलिटीज़। यही शेल्टर होम को आप मेडिकल फैसिलिटीज से रिप्लेस करेंगे। सेम 3 पर्सन, एग्रीव्ड, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, रिक्वेस्ट करते हैं फॉर मेडिकल फैसिलिटी। और सेक्शन 8 में है
अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने कहाँ पढ़ा था, हम प्रोटेक्शन ऑफिसर पढ़ के आए थे कहाँ पे, 2 के n में। तो 8 के आगे आप क्या लिख लो, 2n, ये मार्क कर लेना, 2n लिख लेना। तो 2n में जो कहा गया था कि जो 8 में अपॉइंट किया जाएगा वो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, तो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और पॉसिबल अगर होता है तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर एक औरत हो तो बढ़िया है, वुमेन हो तो बढ़िया है, ठीक है। और थर्ड, टर्म्स और कंडीशंस जो भी उसे प्रिस्क्राइब की जाएंगी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हो गई, पूरे सेक्शन में यही लिखा है। और हमारे अब सेक्शन 8 कवर हो गए हैं। तो गाइज आगे हम बाकी की सेक्शन लेंगे, 3 वीडियो लगेंगी टोटल और पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।